Okay. Now I think it has started the recording. Okay. Yes. चलिए तो फिर एक बार मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूँ कि वेव ऑप्टिक्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से हम लोग अपनी बात आगे बढ़ा रहे थे और पिछले कपल ऑफ लेक्चर्स से वी वेर वर्किंग ऑन द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस एंड इन पर्टिकुलर जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ पर्टिकुलर फॉर्मुलीज को डेवलप किया था. Now in this lecture we will be just continuing with the remaining number of questions जो पिछले लेक्चर के ही सीक्वेंस में हम आगे बढ़ाने वाले हैं. For that let's start with the first question. Okay. अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी पता करना है हमें दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए. एक एक्स पॉइंट है और इसका करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस 0 है और इसी के साथ एक दूसरा पॉइंट है y जिसका करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस जो है वो λ/4 है. नाउ वी शुड नो दैट कि अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो उसके लिए फेज डिफरेंस फॉर पॉइंट x ये 0 हो जाएगा और पाथ डिफरेंस अगर λ/4 है तो इसके लिए फेज डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. दैट विल बी इक्वल टू 2π/λ into path difference. Path difference is λ/4. So a little solution will give me an answer of phase difference equal to λ cancel out हो जाता है and it will become equal to π/2. Now if we want to get the intensity, तो आपको पता होगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है हम लोग अप्लाई करते हैं या फाइंड आउट करते हैं कुछ ऐसे 4i cos स्क्वायर 5/2. तो ये हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनने वाली है. अब आप बोलेंगे सर आपने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया या यूज किया, क्योंकि इस फॉर्मूले के डेवलपमेंट में हमें ये पता था कि दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम होगी तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना. सो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है बिकॉज आप अगर क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं तो इसने हमें साफ साफ बता दिया है कि हम एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बात कर रहे हैं और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम जो दोनों सोर्सेस यूज करेंगे लाइट के उनकी इंटेंसिटी सेम ही होगी. सो इफ वी वांट टू सॉल्व इट फॉर द पॉइंट x, सो आंसर हो जाएगा 4i cos स्क्वायर 0 बिकॉज x के लिए पाथ डिफरेंस 0 है तो हमें x की इंटेंसिटी मिल जाएगी 4i एंड इफ यू नीड टू सॉल्व फॉर द पॉइंट y तो हमें इंटेंसिटी मिलेगी 4i cos स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर फेज डिफरेंस है π/2 और उसका भी हमको 5/2 करना है तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये हो जाएगा π/4. करेक्ट है? Yes. So iy will be equal to 4i cos of π/4 will be 1/√2. आप उसका स्क्वायर करिए तो that will turn out to be 1/2. Therefore पॉइंट y की इंटेंसिटी हो जाएगी 2i. करेक्ट? जबकि पॉइंट x की जो इंटेंसिटी है वो हो जाती है 4i. Now the question is about finding the ratio of intensities for these 2 points. So we are interested to get an answer for ix divided by iy. Now in this case ix is equal to 4i जबकि iy is equal to 2i and the ratio will be turn out to be 2:1. Getting it? Yes? Yes. Okay. Let's move on to the next question. थोड़ा सा तेजी से कर रहा हूं मैं बिकॉज ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं तो हमें इसे टाइम खराब नहीं करना चाहिए इसमें. Here we have a question. Okay, two waves having same intensity interfere with the path differences given in the column 1 and we have to match the resultant intensity given in the column 2. तो इसमें सबसे पहले तो बच्चों मैं ये चाहता हूं कि आप इन पाथ डिफरेंसेस का ना पहले फेज डिफरेंस बना लें वेरी क्विकली. तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम फेज डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमारा करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला होता है 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस. करेक्ट है ना?
Yes. और अगर मैं ये पहली सिचुएशन सॉल्व करता हूँ लैम्बडा बाई 2 के लिए, तो मैं यहाँ लैम्बडा बाई 2 रखूं, तो इसका करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस मुझे क्या मिलेगा? पाई। फिर अगर मैं यहाँ लैम्बडा बाई 4 रखूं, तो इसका करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस मुझे मिलेगा पाई बाई 2। अगर मैं यहाँ पे 3 लैम्बडा रखूं, तो इसका करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस मुझे मिल जाएगा 6 पाई। करेक्ट है ना? और अगर मैं यहाँ पे 5 लैम्बडा बाई 2 के लिए सॉल्व करूं, तो इसका करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस मुझे मिल जाएगा 5 पाई। करेक्ट? Yes. सही हो गया ये। अब वैसे भी इनकी इंटेंसिटी सेम है सोर्सेस की, तो करेक्ट फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर हम यूज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4i cos स्क्वायर, जो भी फेज डिफरेंस होगा उसका 5/2 हमें करना है। अब पहली सिचुएशन पे आते हैं, तो ये पाई/2 करना पड़ेगा। cos ऑफ पाई/2 कितना हो जाएगा? 0। जैसे ही ये 0 हो जाता है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो हमें ये पता चला कि ऑप्शन जो मैच करेगा ए के लिए, वो आर मैच करेगा। ठीक है ना? ए के लिए आर मैच करेगा। अब सेकंड पर आते हैं, यहाँ 5 हटा के हमें क्या रखना है? पाई/2। तो ये हो जाएगा पाई/4। cos पाई/4 यानी कि cos 45। cos 45 विल टेक अ वैल्यू ऑफ 1/√2, उसका स्क्वायर करिए 1/2, 4i/2, तो आंसर क्या आएगा? 2i। तो जब हम 2i को देखते हैं, तो b के लिए जो हमको मैच मिलेगा वो मिलेगा p। करेक्ट जा रहे हैं? Yes. अब आते हैं 6 पाई पे। बच्चों, जब हम यहाँ पे 6 पाई पुटअप करेंगे, तो 6 पाई के लिए ये हो जाएगा 6 पाई/2, यानी कि ये 3 पाई हो जाएगा। Yes. अब cos ऑफ 3 पाई -1. -1, शाबाश, बहुत अच्छे। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो +1 का मतलब ये है कि इसकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मुझे मिलेगी सी के लिए, 4i मिलेगी, है ना? तो सी का जो मैच हम लोग क्लेम कर सकते हैं वो एस हो जाएगा। अब बचा लास्ट 5 पाई, तो यहाँ पे 5 पाई रखें, 5 पाई/2। फॉर एवरी पाई/2 द कॉस वैल्यू इज 0 फॉर एवरी पाई/2। करेक्ट है ना? Yes. द कॉस वैल्यू विल टेक 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 4i से करने पे वो भी 0 हो जाएगा। तो फिर हमें क्या पता चलेगा? d के लिए R. फिर एक बार हमको r मिलेगा। तो दीज आर दी करस्पॉन्डिंग मैच फॉर द 2 गिवन कॉलम्स। ठीक हो गया? यस। Yes, sir. Yes, sir. आइए एक और देखते हैं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को आगे पीछे कर रहा हूं, ताकि एक कंफर्टेबली आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाए। Now, two coherent monochromatic light beams of intensity 4i and 9i are superimposed. So, दो अलग-अलग बीम्स हैं जिनकी इंटेंसिटीज 4i और 9i हैं, सुपर इम्पोज हो गए हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि Imax अपॉन Imin क्या है। सो बच्चों, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान सा तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो इंटेंसिटी रेशियो निकालें। तो वन ऑफ द इंटेंसिटी इज 4i एंड द अनदर इंटेंसिटी इज 9i। ठीक, यू कैन ऑल्सो गो बाय 9/4। इसको आप रीड कर लें I1 और इसको आप रीड कर लें I2। ठीक है, 9/4। तो ये वाला रेशियो हमारा क्या हो गया? 9/4। जस्ट इमेजिन के इसी चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम्पलीट्यूड का रेशियो, लेकिन इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। Why I am able to write this? Because intensity is directly proportional to square of amplitude. करेक्ट है ना बच्चा? Yes. तो Yes, sir. क्या ये ऐसे फाइनलाइज हो जाएगा? A1/A2 is equal to 3/2। 3/2. Now we know very well कि 3/2 ये जो A1/A2 आ रहा है, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये R है। हाँ. R is 3/2, यानी कि एम्पलीट्यूड रेशियो है वो। अब आपको मैं ये
पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जब हम Imax अपॉन Imin ये फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी r+1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r-1 द होल स्क्वायर, करेक्ट है? Yes. तो दिस विल बिकम Imax बाय Imin इज इक्वल टू, अब r का वैल्यू देखें, यहां से निकला 3/2 + 1 और यहां से निकला 3/2 - 1। आपको इन दोनों फैक्टर्स का क्या करना है? स्क्वायर करना है। So this will be 5/2. This will be 1/2. Correct है? Yes. This will become 5/2 का स्क्वायर and this will become 1/2 का स्क्वायर। तो ये बाई टू तो कैंसल आउट हो गया। और अगर आप इस आंसर को फाइनलाइज करते हैं तो आप लिखेंगे Imax अपॉन Imin इज इक्वल टू 25:1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस केस में। डन? यस? ओके, चलिए एक और देखते हैं। Let me give you a more related question in this sequence. क्वेश्चन नंबर 17 देखें। मतलब अब ये मॉड्यूल में से मैं थोड़ा सा रैंडमली ले रहा हूं। आई थिंक ये आप खुद से निकाल सकते हैं। इन YDSE द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क। जो ब्राइट का मतलब जो होता है ना, ये Imax माना जाएगा और डार्क का मतलब होता है मिन। तो आपको यहाँ पे गिवन है Imax अपॉन Imin, ये गिवन है आपको। ये कितना है? 16:1 है ये। 16/1. Now just without looking any option, just go for its particular formula. तो आपके पास इसका फॉर्मूला है r+1 the whole square divided by r-1 the whole square and that will be turning out to be 16:1। स्क्वायर रूट कर लें आप इसका। So ये r+1 हो गया, ये r-1 हो गया, इज इक्वल टू 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, so that will become r+1 इज इक्वल टू 4r-4। करेक्ट है? Yes. रीअरेंज कर लें, 3r इज इक्वल टू 5। करेक्ट? दैट विल बिकम, ये 5 ये इधर गया 3r, तो 3r इज इक्वल टू 5। तो फाइनली r इज इक्वल टू क्या हो गया? 5/3. 5/3। बट व्हाट एक्चुअली r इज, r असल में होता क्या है? A1/2. r असल में होता है A1/A2। नाउ A1/A2 इज इक्वल टू 5/3। बट इफ आई गो फॉर द इंटेंसिटी रेशियो, तो आपको याद होगा इंटेंसिटी रेशियो जो है ना, ये एम्पलीट्यूड रेशियो का Square. स्क्वायर है। अब एम्पलीट्यूड रेशियो 5/3 आया, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर हो जाएगा 25/9। 25/9. Yes. That will be giving option B as the correct choice. ठीक हो रहा है? Yes, sir. ओके, आइए एक और देखते हैं। Let's take one more. Now here we have two beams of light of intensity I and 4I interfere to produce interference pattern on a screen. Now the phase difference between the beams is pi/2 at point A and pi at point B. And the difference in intensities में difference निकालो बोल रहे हैं। तो बच्चों अगर मैं A बीम की इंटेंसिटी के लिए लिखूं कुछ, तो ये ऐसे होने वाला है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट I1 I2 कॉस ऑफ जो भी फेज डिफरेंस है। तो इस चीज को हम I1 रीड करेंगे और इस चीज को हम I2 रीड करेंगे। पहले केस में फेज डिफरेंस pi/2 है, जबकि दूसरे केस में पाई है। तो आइए इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। I प्लस 4I प्लस 2 टाइम्स ऑफ I 4I cos of pi/2। Now what is cos of pi/2? 0। तो इसका मल्टीप्लीकेशन पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। Yes. तो पॉइंट A पर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मिलेगी 5I। अब सिमिलर सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन आपने करना है फॉर B। तो इट विल बी रेड एज I प्लस 4I
प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट आई रूट 4i कॉस ऑफ पाई। ठीक है, तो पॉइंट बी के लिए आंसर बन रहा है 5i माइनस 4i। थोड़ा सा सोचें कि ये 5i माइनस 4i क्यों हुआ। माइनस तो इसलिए हुआ होगा क्योंकि कॉस ऑफ पाई ये हो जाएगा -1, तो माइनस आया। ये दोनों रूट के टर्म अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 4i स्क्वायर। 4i स्क्वायर रूट से Yes. बाहर आते ही हो जाएगा 2i, और यहाँ पहले से 2 है तो मल्टीप्लीकेशन पूरा होने के बाद 4i हो गया। तो पता चलता है कि बी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आ रही है वो सिर्फ आई आ रही है। अब आपसे पूछा गया कि डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटीज क्या है, मतलब आपको IA माइनस IB निकालना है, एंड दैट वर्कड आउट टू बी 5i माइनस I व्हिच इज इक्वल टू 4i। Yes. यस, आप देख रहे हैं क्वेश्चंस बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एकदम सीधे साधे, कोई उसमें ज्यादा खास बात नहीं है कि चलो, खास यही है कि आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला प्रॉपर लेवल पे अप्लाई करने आना चाहिए और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम प्रॉपरली डील कर पाए। अब यहाँ दो अलग अलग वेव्स हमें बताई गई हैं इक्वेशंस के तरीके से, और वेव्स, इनकी इक्वेशंस लिखना और उसे रीड करना और उसको एनालाइज करना, ये सब हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स इन वेल डिटेल। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव टू दैट ऑफ द सेकंड वेव क्या होगा। इंटेंसिटी जब हम लिखते हैं ना तो उसके लिए ये बाकी पूरे फेज वाले टर्म का हमें कोई लेना देना नहीं होता है। साइन आए, कॉस आए, कुछ भी आए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इसका 92. पहला टर्म देखते हैं कि ये एम्पलीट्यूड कितना है A1, ये दूसरा वाला एम्पलीट्यूड कितना है A2। सो वी आर वर्किंग आउट विथ एम्पलीट्यूड रेशियो एंड दैट विल बी इक्वल टू 2/3। अब बच्चों अगर मैं इंटेंसिटी रेशियो निकालता हूं तो उसमें आपको याद कर लेना चाहिए कि ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होने वाला है। Square. तो एम्पलीट्यूड है 2/3, उसका स्क्वायर कर लें आप, आंसर हो गया 4/9। Yes. खत्म, दैट्स इट। व्हाट एल्स यू हैव टू थिंक हियर, कुछ भी नहीं, इतना ही सोचना है। ठीक है ना। आइए अब एक Yes, sir. बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से करना है आपने काम। थोड़ा सा लेंदी है, ऐसे क्वेश्चन मेरा ख्याल है ये जेई या नीट में कहीं पूछा गया है ये क्वेश्चन। थोड़ा मॉडिफाई कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को, हालांकि चलो रीड करते हैं। एक मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I है, उसे ग्लास के प्लेट पर हमने इंसिडेंट करा दिया है। क्वेश्चन हमसे ये सजेस्ट करता है कि 25% ऑफ द इंटेंसिटी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। नाउ दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेटमेंट, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन जो है वो इसी पॉइंट पर बनेगा कि कितनी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमें पता चला कि 25% इंटेंसिटी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर लेटर ऑन फाइंड द रेशियो ऑफ Imax to Imin if the rays of light interfere after multiple reflections. Now this is important. रिफ्रैक्शन पे हमको इंटरफेरेंस नहीं जस्टिफाई करना है, रिफ्लेक्शन पे करना है। तो ये वाली डायग्राम थोड़ा सा हमें केयरफुली समझनी है, तो मैं सिर्फ इस डायग्राम को यहां से उठाता हूं और आपको समझ आए इस अंदाज से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूं। ये ऐसे आपको समझ आए इस हिसाब से। ठीक, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है इसकी। ओके, तो यहां से ये इंसिडेंट हो रही है, थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, सेपरेट डायग्राम में अलग से बना दूंगा। तो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो लेट मी ड्रॉ दैट ग्लास स्लैब। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ठीक से कर पाऊं। ये लाइट जो है ना वो इंसिडेंट हो रही है। अच्छा, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी इसने कितनी बताई, I। अब बच्चों इसमें सोचने वाली बात है कि इस जगह पे पॉइंट मतलब रिफ्लेक्शन भी होगा लाइट का, है ना, Reflection. और रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा। थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट होगी और बाकी कुछ जो बची कुछ लाइट है उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब सोचें जो रिफ्लेक्शन हुआ है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो आंसर सिंपल है, 75%. 25/100 ऑफ I। ये बात समझे आप।
और जो लाइट रिफ्रैक्ट करके अंदर गई है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? 75/100 आई, क्योंकि अगर 25% का रिफ्लेक्शन होता है तो 75% का रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन। अब जो लाइट यहां पहुंची वो फिर एक बार रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होगी, ठीक। अब जो रिफ्रैक्ट होगी वो तो बाहर चली गई, चलो उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां से कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन भी तो होगा। यस। तो हो सकता है कि यहां से ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसी आ जाए। अब मैं चाहता हूं कि आप इसकी इंटेंसिटी समझ पाए। जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? 25% ऑफ इंसिडेंट। तो ये जो लाइट यहां रिफ्लेक्ट हुई है ना, गौर से सुने इसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इसकी इंटेंसिटी है 25/100 ऑफ 75/100 आई। समझे बात को? यस यस। जो इंसिडेंट है उसका 25%, तो इंसिडेंट खुद 75% है, तो वो जो 75% अंदर गया उसका 25% हमको लेना पड़ेगा। सही है? सही है। अब ये जो लाइट यहां पहुंची, क्या इसका फिर एक बार रिफ्लेक्शन अंदर हो जाएगा ऐसे? यस। और हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट करके ऐसे बाहर चला जाए। अब बच्चों जो रिफ्लेक्ट हो गया ये, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? 25% ऑफ 25% ऑफ 75%, बराबर। 75%। हाँ। और जो बाहर गया उसका क्या होगा? तो उसका आंसर है बच्चों 75% ऑफ 25% ऑफ 75% ऑफ आई। यस। बात को समझें? क्योंकि जो लाइट की इंटेंसिटी यहां पहुंचेगी उसका 75% लेना है, और यहां पहुंच कितना रहा है? 25 ऑफ 75 पहुंच रहा है यहाँ पे। करेक्ट हो गई बात? हाँ या ना? यस सर। अब ये जो लाइट फाइनली हमको यहां मिल रही है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद जो बाहर आई, ये दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि चांसेस ऑफ इंटरफेरेंस तो इन्हीं के हैं। ये तो अंदर चली गई, इसका कोई सवाल नहीं पैदा होता। लाइकली चांसेस ऑफ इंटरफेरेंस तो इसका और इसका ही होगा। तो इसमें से जो एक लाइट हमको मिल रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है? I1 25/100, ठीक है। यानी कि आप चाहें तो लिख सकते हैं I/4। और दूसरी इंटेंसिटी जो आपको मिल रही है I2, उसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा। 75/100 ऑफ 25/100 ऑफ 75/100 ऑफ I। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 1/4, 3/4, 3/4। So this will become 9I upon 4 into 4 into 4, 64. So these are the values of intensities जो बाद में जाके इंटरफेयर करने वाले हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इनका मैं रेशियो ले लेता हूं, क्योंकि हमको तो I max और I min का रेशियो निकालना है। तो अगर मैंने इनका रेशियो लिया तो ये हो गया I/4 डिवाइडेड बाय 9I अपॉन 64। तो I तो कट गया, I फैक्टर कट जाएगा, ठीक है। 4 और 64 कटेगा और यहाँ पे आएगा 16, और वो 16 चला जाएगा ऊपर, तो रेशियो हमको मिलेगा 16/9। देखो ध्यान दो, सही है? यस सर। करेक्ट है ना एकदम? मुझसे कोई लिखने में गलती तो नहीं हुई? नहीं। This 4, this 64 will get cancelled. This will become 16. Denominator will shift into the numerator, और ये I और I cancel हो गया, 16/9. Now just write the ratio of amplitudes. तो क्या रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी के रेशियो का स्क्वायर रूट करना है? हाँ। क्योंकि इंटेंसिटी रेशियो के लिए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, तो एम्पलीट्यूड के रेशियो के लिए इंटेंसिटी के रेशियो के लिए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, तो एम्पलीट्यूड के रेशियो के लिए इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट, हाँ सर। तो सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि हमें करना है I1/I2 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। तो हमें पता चला A1/A2 विल टर्न आउट टू बी 4/3,
हाँ बट व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट आर। एम्पलीट्यूड रेशियो को हमने आर बोल रखा है। yes आई होप आप समझ पा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन लेंदी नहीं हो रहा है ना। अब लास्ट स्टेप है, आपको आई मैक्स और आई मिन निकालना है। लास्ट स्टेप। Now we know very well I max upon I min is nothing but equal to r plus 1 the whole square divided by r minus 1 the whole square. So let's just continue. ये हो गया I max upon I min is equal to r का वैल्यू है हमारे पास 4/3 plus 1, 4/3 minus 1, both in square. So this will take a value of 7/3. हाँ This will take a value of 1/3. By 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 49/1। आई होप आप इतनी छोटी सी चीज को मैनेज कर सकते हैं। yes sir So the final answer corresponding to this question is 49:1. It's a very interesting question. आपने देखा इसको हमने कैसे मल्टीपल लेवल पर परसेंटेज में डिवाइड कर करके फिर हम आगे बढ़ते गए एंड अकॉर्डिंगली वी गॉट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आ रहा है समझ में? yes चलो एक और क्वेश्चन इसी तरीके से है, इसी ऑर्डर में है, उसे भी ले लेते हैं। आए देखें। दिस इज द क्वेश्चन। Here it is suggested कि एक पॉइंट सोर्स है जो लाइट को इमिट करता है और उसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है and is placed at a very small height h above the reflecting surface AB. Intensity of reflected light is 36% of the incident light. तो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड के मुकाबले में, सॉरी रिफ्लेक्टेड की इंटेंसिटी इंसिडेंट के मुकाबले में 36% है। अब आई मैक्स अपॉन आई मिन निकालना है इफ देयर हैपेंस टू बी एन इंटरफेरेंस। अब क्वेश्चन ये है कि ये इंटरफेरेंस होगा कैसे। लेट्स से कि यहां से ना एक लाइट रे ऐसे निकल के सीधा ऊपर जा रही है, ये डायरेक्ट इंटेंसिटी वाली लाइट है। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कुछ लाइट ऐसे नीचे भी आएगी? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, नीचे भी आएगी। yes तो जो लाइट नीचे आ रही है ना उसकी इंटेंसिटी कितनी है? 36 I by 100। तो जो लाइट डायरेक्ट जा रही है उसमें और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है उसमें इंटरफेरेंस होगा। अब ये तो मैंने एकदम यहीं दिखा दिया, आप चाहो तो ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि लाइट ऐसे जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे नीचे आ रही है, फिर कोई लाइट डायरेक्ट जा रही है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि जो दो लाइट की रेज का इंटरफेरेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कुछ ऐसे हैं कि सोर्स से निकलने वाली डायरेक्ट लाइट और रिफ्लेक्शन के बाद आने वाली लाइट, इन दोनों में इंटरफेरेंस होगा। ठीक है। अब सोर्स से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी को बच्चों आप आई कॉल कर लो और उसकी वैल्यू I1 कॉल कर लो और उसकी इंटेंसिटी को आई बोलेंगे, जबकि रिफ्लेक्शन से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी को हम लिखेंगे 36 I by 100। जस्ट टेक अ रेशियो I1 by I2, I कैंसल आउट हो जाता है and it will be 100 by 36 if I'm not wrong. Now can you help out and give me an exact answer of A2 by A1 without wasting time? 10 by 6 Very good. It will be 10 by 6 10 by 6। बहुत अच्छे, शाबाश। क्या इसका सीधा सा मतलब R is equal to 10 by 6? yes Which means 5 by 3। Correct है? yes sir Now we want to get an answer for I max and I min in the form of the ratio. अब आप जानते हो कि ये हो जाएगा R plus 1 the whole square और R minus 1 the whole square. Just continue. I max upon I min 36 by 16 is equal to, let me write, 5 by 3 plus 1 divided by 5 by 3 minus 1 square and square. So this will become 8 by 3 and this will become 2 by 3। करेक्ट है? yes by 3 तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से निपट जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। और 2 का स्क्वायर कितना होगा?
4, 64 upon 4. 16. That may result as 16 by 1. You can check it out. तो ज्यादा मैं इसमें वक्त और खराब नहीं करना चाह रहा कैलकुलेशन में. आई होप आप इतना मैनेज कर सकते हैं. करेक्ट है? Yes, sir. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं. आई होप आपको ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ आ रही हैं. यस, ओके. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये थोड़ा सा नया है, इसमें एक कंडीशन एडिशनली ऐड की गई है. टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 4:9 प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न. तो हमें पता करना है कि फ्रिंज विजिबिलिटी कितनी है. ये चीज हमारे लिए नहीं है. अब इस पे काम करते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी पे, बट सबसे पहले इसके इंटेंसिटी रेशियो को तो लिख लें. सो I1 by I2 is equal to 4/9. इसका सीधा मतलब क्या हुआ? A2 by A1 is equal to, sorry, A1 by A2 is equal to 2/3, which means R is equal to 2/3. किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इस बात को समझने में? No. अब हम बच्चों निकालते हैं Imax. पहले सिर्फ Imax निकाल लेते हैं, रेशो नहीं निकालते हैं. लेट्स जस्ट फाइंड Imax. तो क्या Imax हो जाएगा R+1 the whole square? Yeah. So Imax will be equal to 2/3 plus 1 the whole square. 5/3 का स्क्वायर करो. 5/3 का स्क्वायर हो गया 25/9. ये हो गया Imax. अच्छा, अब अलग से हम लोग निकालते हैं Imin. मैं क्यों अलग से निकाल रहा हूं मैं आपको अभी समझा दूंगा, डोंट वरी. R-1 the whole square. तो Imin will become 2/3 minus 1 the whole square. अब आप इसका स्क्वायर करें 1/3, सो ये बन जाएगा 1/9. नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि वैसे भी हम स्क्वायर कर रहे हैं ना इसका, तो नेगेटिव नंबर नहीं आएगा वहां पर. ठीक हो गई बात? Yes. अब क्वेश्चन है कि ये फ्रिंज विजिबिलिटी का क्या मतलब है. एक्चुअली में जब इंटरफेरेंस पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, स्टेडी तरीके से हम डेवलप कर लेते हैं तो हमको डार्क और ब्राइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं. इन डार्क और ब्राइट स्पॉट्स को हम बैंड्स बोलते हैं कभी कभी, डार्क ब्राइट स्पॉट्स बोलते हैं कभी कभी, या इसका एक खास टेक्निकल नाम हम यहाँ पे लगाते हैं, हम इसे कॉल करते हैं फ्रिंज. तो जो ब्राइट और डार्क स्पॉट्स या बैंड्स हमको देखने मिलेंगे हम उन्हें कॉल करेंगे फ्रिंज. अब फ्रिंज विजिबिलिटी का क्या मतलब है? तो देयर इज अ कंट्रास्ट इन अपीयरेंस ऑफ लाइट. लाइट की इंटेंसिटी, उसकी अपीयरेंस में एक कंट्रास्ट है. एक डार्क है, फिर एक ब्राइट है, फिर एक डार्क है, फिर एक ब्राइट है. कंट्रास्ट का मतलब बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है ना. ब्राइट, उसके बाद डार्क, अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला, कंट्रास्ट. तो जितना ज्यादा ब्राइटनेस होगा और जितना ज्यादा डार्कनेस होगा उतना शार्प लेवल पर हमको वो बैंड्स देखने को मिलेंगे. समझ रहे हैं? तो ये जो फ्रिंज विजिबिलिटी है ये इसी शार्पनेस को मेजर करती है कि ब्राइट और डार्क स्पॉट्स में कितना ज्यादा कंट्रास्ट है. अगर ब्राइट है तो कितना ज्यादा ब्राइट है, और डार्क है तो कितना ज्यादा डार्क है. और एकदम डार्क में एक ब्राइट स्पॉट है तो ज्यादा उठ के दिखेगा ना हमको. हाँ. हाँ, तो वो फ्रिंज विजिबिलिटी उसी चीज का मेजर है. मैथमेटिकली फ्रिंज विजिबिलिटी हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से एस्टिमेट करते हैं. ये फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला है, आपने इसे याद रखना है अच्छे से. Imax minus Imin divided by Imax plus Imin. अब करंट सिचुएशन में अगर हम फ्रिंज विजिबिलिटी निकालते हैं गिवन सिचुएशन में, तो देखिए Imax हमने कितना निकाला 25/9 और Imin 1/9 और Imax 25/9 प्लस 1/9. तो ये 9 कॉमन एलसीएम हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और कट जाएगा. तो यहां बचेगा 25 माइनस 1 यानी कि 24, और यहां बचेगा 25 प्लस 1 यानी कि 26. सो यू मे गेट एन आंसर ऑफ 24/26, विच मीन्स, और इसको अगर हम और सॉल्व करें तो हमें आंसर मिलेगा 12/26.
13। ये है इसकी फ्रिंज विजिबिलिटी। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन भी आएगा कि परफेक्ट फ्रिंज विजिबिलिटी कब मिलेगी? फ्रिंज विजिबिलिटी का स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होना चाहिए आइडियली? तो बच्चों इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, फ्रिंज विजिबिलिटी का स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए 1। कितना होना चाहिए? 1। 1 क्यों 1 होगा पता है? क्योंकि आई मीन 0 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ आई मीन विल बिकम 0। अगर आई मीन 0 हो गया, परफेक्ट डार्क आई मीन 0, तो आई मीन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से हट गया क्योंकि 0 हो गया। अब रेशियो तो खाली IMAX अपॉन IMAX हो गया, तो आंसर क्या आया? 1। तो ये बात याद रखें कि फ्रिंज विजिबिलिटी की अगर मैं स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करता हूं तो वो होनी चाहिए 1, परफेक्ट वैल्यू जिसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू। ऐसा करना काफी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंसेस के एग्जैक्ट कंडीशंस को रिप्रोड्यूस करना होगा और दोनों सोर्सेस को पूरी तरीके से आइडेंटिकल यूज करना होगा ताकि मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो पूरी तरीके से 0 हो जाए। सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क, थोड़ा सा मुश्किल है ये, बट एनी हाउ स्टैंडर्ड अगर हम रेफर करते हैं सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर इट। अब इसी फ्रिंज विजिबिलिटी को रेफर करते हुए अपने सीईटी की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था और उससे पहले शायद ये नीट में भी पूछा गया है और उससे पहले शायद जेई में भी पूछा गया है और एक ही क्वेश्चन है, ये रिपीटेडली पूछा गया, एक ही क्वेश्चन, सेम डेटा, सिर्फ थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में फर्क किया गया है। सेम रिप्रेजेंटेशन है लेकिन थोड़ा टर्मिनोलॉजी में फर्क किया गया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तीनों एग्जाम में आया है, नीट में भी आया है, सीईटी में भी आया है, जेई में भी आया है। सिर्फ फर्क ये है कि बीटा की जगह अल्फा वगैरह कुछ यूज किया था जेई में, बाकी बीटा नीट में भी था और सीईटी में तो बीटा ही था। अब यहां ये कह रहा है कि 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट विद इंटेंसिटी रेशियो बीटा, इंटेंसिटी रेशियो बीटा, ये बात याद रखें, यानी कि I1 अपॉन I2 ये कितना है? बीटा है। तो फिर ये पूछ रहा है कि इनकी फ्रिंज विजिबिलिटी कितनी होगी एक पर्टिकुलर पैटर्न में, हमको आंसर बनाना है। अच्छा, अगर I1 अपॉन I2 बीटा है तो इसका सीधा मतलब यही हुआ ना कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू रूट बीटा। yes आप तो समझे, इसका मतलब R इज इक्वल टू रूट बीटा हो गया। देखें, नोटिस करें, सही लिखा मैंने। yes sir आई होप आप इन चीजों को जल्दी से रिलेट कर पा रहे हो। ये है ना, ये अगर रिलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरा समझाना फजूल हो जाएगा। देखें, ये कंफर्म है सभी को? यस बॉयज, yes बॉयज में कंफर्म है सबको ये? ओके। यस सर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आईमैक्स निकालेंगे, क्योंकि फ्रिंज विजिबिलिटी निकालने का मतलब हमें आईमैक्स आई मीन की इंडिविजुअल वैल्यूज लेके फिर प्लस और माइनस करना है। तो आईमैक्स का तो आंसर होता है R+1 द होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉर्ट आउट कर लें। सो आईमैक्स इज इक्वल टू, अब इसे ऐसे लिखे ना हम लोग, रूट बीटा प्लस 1 द होल स्क्वायर, और जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट, तो ये क्या बनेगा? बीटा प्लस रूट बीटा प्लस 1। सही है। yes इन सिमिलर वे आप आई मीन का एक इक्वेशन बना लें पहले तो। सो आई मीन हो जाएगा R-1 द होल स्क्वायर, R-1 द होल स्क्वायर। नाउ दिस विल बी R-1, R का वैल्यू तो हमें पता चला रूट बीटा -1 द होल स्क्वायर। So we may get I mean is equal to just opening the bracket for square. So this will become beta minus 2 root beta again plus 1. ठीक है। अब आपके पास फ्रिंज विजिबिलिटी का बिल्कुल सीधा साधा फॉर्मूला है। फ्रिंज विजिबिलिटी क्या है फॉर्मूला, आप बताएंगे मुझे? IMAX IMAX माइनस आई मीन डिवाइडेड बाय IMAX प्लस आई मीन, न्यूमरेटर में माइनस है, याद रखना, IMAX माइनस आई मीन डिवाइडेड बाय IMAX प्लस आई मीन। तो ये आपके पास फ्रिंज विजिबिलिटी की फॉर्मूला है। अब IMAX लिखें पहले, बीटा प्लस 2 रूट बीटा प्लस 1 माइनस बीटा प्लस 2 रूट बीटा -1। आई होप आप ठीक से समझ पाए प्लस का माइनस क्यों हुआ, माइनस का प्लस क्यों हुआ।
समझे नहीं समझे? Yes. माइनस आई मीन था ना, तो ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस। Hmm. अच्छा, आप डिनोमिनेटर में बताओ, बीटा प्लस 2 रूट बीटा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस Minus. रूट बीटा अगेन प्लस 1। अब आप देखेंगे इसमें से जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल कर दें, जैसे ये बीटा कैंसिल हो गया, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये प्लस 2 बीटा ये माइनस 2 बीटा रूट में ये सब ये यहाँ से निपट गया। इनफैक्ट Plus beta होगा सर। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन, ये प्लस होना चाहिए। अब जो बचा उसको आप ठीक से लिख लें, 2 रूट बीटा हो गया टोटल 4 4 रूट बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा 2 beta. 2 बीटा प्लस 2 1 प्लस 1 भी है ना। Yes. तो आपने करना यह है कि 2 को कॉमन ले लेना है, 2 को कॉमन लेके न्यूमरेटर में काटना है, तो फाइनल आंसर हो गया 2 रूट बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। सो बाय दैट वे हम चॉइस कर सकते हैं ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन बहुत मीनिंगफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटेंसिटी का रेशियो अगर हमें किसी तरीके से पता चल जाता है तो बिना किसी ज्यादा एक्सेसिव कैलकुलेशन के, ये सब किए बगैर अगर हम ये फॉर्मूला याद रख पाते हैं तो हम सीधे सीधे फ्रिंज विजिबिलिटी पे पहुंच जाते हैं। समझे ना बात को? क्योंकि अगर ये फॉर्मूला हमारे पास है तो हमको ये सारा कैलकुलेशन हमारा बच जाएगा, हमें इसमें ज्यादा कुछ वर्कआउट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब एग्जैक्टली इसी बात को कैरी करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास है, if the ratio of intensity of the two coherent sources is is 4, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ बेटा, ये जो 4 है ना, ये क्या चीज है? ये बीटा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। I1 by I2 4। अब इसने यही पूछा विजिबिलिटी ऑफ द फ्रिंजेस, विजिबिलिटी ऑफ द फ्रिंजेस क्या होगी, इसने ये पूछ लिया। अब हमें अगर विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस यहां निकालना है विथ सर्टेन ऑप्शंस गिवन टू अस, तो हम ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे डेवलप्ड फॉर्मूले पे काम कर लेंगे, खत्म हो गई बात। दिख रहा है ऐसा? नो? 4. Yes. तो फ्रिंज विजिबिलिटी, जस्ट टू रिवाइज द फॉर्मूला, 2 रूट बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, 2 रूट 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, 4 by 5। खत्म। आ गया सबकी समझ में? Yes sir. बट इफ आई डोंट हैव दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, अगर मेरे पास ये फॉर्मूला नहीं है, इमेजिन करें ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। In fact, without this particular formula, I have to work out for all this. ये सारा सॉल्व करके फिर फाइनली मुझे उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो इट्स अ की फॉर्मूला। आई सजेस्ट, आई रिकमेंड दैट कि आप ये फॉर्मूला सभी याद रखें फॉर अ कंडीशन ऑफ फ्रिंज विड्थ इफ इट इज गिवन विद द इंटेंसिटी रेशियो। इंटेंसिटी रेशियो गिवन है, इवन अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो भी गिवन है तो हम उससे इंटेंसिटी का रेशियो बना सकते हैं और फिर फाइनली इसको यहाँ ले आ सकते हैं। हाँ, बस ये ख्याल रखना कि ये जो बीटा फैक्टर यहाँ गिवन है ये इंटेंसिटी का रेशियो है। समझ आ रही है बात बच्चों? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। The path difference between the two interfering waves at a point on the screen is lambda by 6. तो ये path difference है। The ratio of intensity at this point and that at the central bright fringe. Central bright fringe. सेंटर में बनने वाले ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी मैक्सिमम मानी जाएगी, क्योंकि वहां पे तो पाथ डिफरेंस 0 होता है कि नहीं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंटर पे बनने वाली पाथ डिफरेंस 0 है, तो सेंटर में बनने वाली ब्राइट फ्रिंज को मैं IO नाम दे देता हूं फॉर एग्जांपल, या चलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए IC नाम दे देता हूं। तो क्या वो 4I होगा? Yes. सोचें। अच्छा, अब रहा सवाल ये लैम्बडा बाई 6। लैम्बडा बाई 6 का करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू लैम्बडा बाई 6। 5/3. अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पाई बाई 3 होगा। आई होप मैं इसको ओरली कैलकुलेट कर रहा हूं तो आपके दिमाग में जा रहा है वो। Yes sir.
phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. 2 pi by lambda into path difference. Path difference lambda by 6, 2 pi by lambda, lambda lambda cancel, 2 pi by 6, pi by 3. अब इसकी इंटेंसिटी निकालते हैं. लेट्स से कि ये कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट हो सकता है, तो इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम ऐसे लिखेंगे 4i cos स्क्वायर उसका फेज पाई बाई 2. तो पाई बाई 3 तो यहां लाने के बाद ये कितना हो जाएगा? 5/6 तो cos स्क्वायर पाई बाई 6. पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है? 30 30. cos 30 कितना होगा? √3/2 √3/2. उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4 3/4. यानी कि फाइनल आंसर 3 आए. yes आई होप यू आर गेटिंग इट राइट. अब हमसे ये नहीं पूछा है कि भाई इनका इंडिविजुअल वैल्यूज क्या है, इनका रेशियो पूछ लिया इसने. तो रेशियो में हमें निकालना है कि सेंट्रल ब्राइट पॉइंट और कोई भी आर्बिट्री पॉइंट होगा उसकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा. तो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट पे तो हमको 4i मिल रहा है, हम जानते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सेंटर में पाथ डिफरेंस 0 है. 0 पाथ डिफरेंस के लिए आप जस्ट यहीं चेक कर लें, ये 0 रख दें आप, तो ये कॉस पूरा 1 हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगी 4i. अपॉन दिस इज गोइंग टू बी 3i. नाउ द रेशियो इज गोइंग टू बी अच्छा, द इंटेंसिटी रेशियो एट दिस पॉइंट, रिवर्स कैलकुलेशन है, मैंने उल्टा कर दिया, ये रिवर्स होना चाहिए. तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी IR डिवाइडेड बाय C, यानी कि 3i डिवाइडेड बाय 4i. सो दिस इज जस्ट 3/4. 3/4 का रेशियो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.71. सो दिस इज एन एक्सपेक्टेड आंसर. सो दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच वी आर इंटरेस्टेड टू वर्क आउट based on the intensity distribution in case of interference. अच्छा, अब मैं एक बड़ी मजे की बात आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूं कि इंटरफेरेंस के बारे में जितना भी अभी तक हमने सीखा, ये एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है, पूरा का पूरा ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है. इसमें कहीं भी हमने कोई प्रैक्टिकल एविडेंस, कोई प्रैक्टिकल रेफरेंस नहीं लगाया. हमारा ये मानना है कि लाइट वेव है, और अगर लाइट वेव है तो वो मौका मिलने पर अगर उसे ओवरलैप कराया जाता है, उसे सुपरपोजिशन लाइट की वेव का किया जाता है, तो सुपरपोजिशन विद सर्टेन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस कंडीशंस होती हैं, तो वहां पर ब्राइट और डार्क बनना चाहिए. बट हम देखें कॉमनली, अगर अभी इस रूम में हम बैठे हैं तो यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, वहां एक बल्ब लगा हुआ है, दो अलग अलग बल्ब्स लगे हुए हैं, तो दोनों बल्ब से लाइट निकल रही होगी, और दोनों बल्ब से जो है लाइट निकलने के बाद यहाँ रूम में ओवरलैप हो रही है. जरूर सुपरपोजिशन तो हो रहा होगा. इवन आप भी अपने कमरों में जहां बैठे हैं तो वहां पर भी लाइट का सुपरपोजिशन जरूर हो रहा होगा. तो फिर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि यार यहां भी अगर लाइट का सुपरपोजिशन हमारे आंखों के सामने हो रहा है, तो फिर हमें ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है. सारी बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? अगर वाकई लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा होता, तो मैंने घर में लाइट के 2 बल्ब्स लगाए हैं, दोनों बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो ओवरलैप करे, और ओवरलैप करने के बाद यहाँ मेरे आंखों के सामने कहीं ब्राइट कहीं डार्क मुझे कुछ बनता नजर आए, हल्का फुल्का धुंधला ही सही, लेकिन बनता हुआ नजर आए. लेकिन ऐसा तो होता नहीं है यहाँ पे. तो फिर क्या वजह है कि इंटरफेरेंस यहाँ नहीं हो रहा है, या फिर हमें इंटरफेरेंस कराने के लिए कुछ और कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा क्या? तो इसका आंसर ये है कि हमें और स्ट्रिक्ट कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, और स्पेसिफिक कंडीशंस को हमें मीट करना होगा, तब जा करके हम इंटरफेरेंस के होने को ऑब्जर्व कर पाएंगे. इंटरफेरेंस ऐसे ही आम तरीके से 2 लगाई गई लाइट्स में नहीं हो सकता. हाँ, लाइट इंटरफेयर जरूर करेगी, लेकिन हमें ब्राइट और डार्क बनता हुआ नजर नहीं आएगा. लाइट का इंटरफेयर करना, आपस में मिक्स हो जाना, ये एक अलग बात है, बट इसके रिजल्ट्स हमें ब्राइट और डार्क बैंड्स की शक्ल में नहीं दिखेंगे. तो एक जो क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन में मैं समझता हूं हर साल पूछा जाता है, हर साल, कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिन्हें फुलफिल करने पर हमें इंटरफेरेंस का स्टेडी पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा. स्टेडी पैटर्न, स्टेडी, यहां स्टेडी का मतलब है कि प्रॉपर डार्क और ब्राइट बने. स्टेडी का मतलब यहां पर यह भी माना जा सकता है कि डार्क और ब्राइट बैंड का अल्टरनेट रिपीटेशन हो.
स्टेडी का मतलब यहाँ ये भी माना जा सकता है कि जो डार्क और ब्राइट बैंड बन रहे हैं उनकी जो विड्थ है, उनकी जो साइजेस हैं, कि भाई 2 सेंटीमीटर का डार्क बना है तो 2 सेंटीमीटर का ही ब्राइट बने। स्टेडी का मतलब यहाँ पर यह भी माना जा सकता है कि जो ब्राइट बैंड्स हैं उनकी इंटेंसिटी एक जैसी है और जो डार्क हैं वो एक जैसे डार्क हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पर हल्का फुल्का है, कुछ जगह एकदम पिच डार्क है, कुछ जगह एकदम फुल ब्राइट है, ऐसा ना हो। सारे ब्राइट एक जैसे हैं और सारे डार्क एक जैसे हैं। स्टेडी का मतलब यहाँ ये भी माना जा सकता है कि डार्क और ब्राइट बैंड के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं वो भी सेम हैं। मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं एक परफेक्शन की, एक ऐसी कंडीशंस की, एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन की कि जिसे फुलफिल करने के लिए, जिसे ऑब्जर्व करने के लिए हमें सर्टेन कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा, सर्टेन कंडीशंस हमें प्रॉपरली वहां पर देनी पड़ेगी। व्हाट आर दोज कंडीशंस? ये कौन सी कंडीशन है जिन्हें हम फुलफिल करें तो हमें स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिल सकता है? आइए इन कंडीशंस को देखते हैं। इसमें मैं ज्यादा वक्त नहीं खराब करूंगा, बस ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से मैं आपके सामने ये रख रहा हूं। दीज आर द कंडीशंस, व्हेन वी फुलफिल दिस वी मे गेट स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। लेट्स गो दीज कंडीशंस वन बाय वन। नंबर 1, कि जो दो लाइट के सोर्सेस हम यूज करने वाले हैं वो होने चाहिए मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, या आसान जुबान में कहें सिंगल कलर। एक लाइट का बल्ब अगर रेड कलर की लाइट का है तो दूसरा भी रेड वाला ही होना चाहिए। एक अगर येलो है तो दूसरा भी येलो होना चाहिए। एक अगर ब्लू कलर का है तो दूसरा भी ब्लू होना चाहिए। एक अगर ऑरेंज है दूसरा भी ऑरेंज होना चाहिए, बोलने का मतलब। तो लाइट के जो दोनों सोर्सेस हम यूज करेंगे वो मोनोक्रोमैटिक यानी कि सिंगल सेम वेवलेंथ के होने चाहिए। ठीक है, मैं ये सब पढ़ाने के बाद अभी पूछूंगा आपको, इसलिए ध्यान से सुने। सो वी नीड लाइट टू बी मोनोक्रोमैटिक। नंबर 2, द टू सोर्सेस, यहां स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। अब ये वर्ड हमें यहां पे समझना पड़ेगा। कोहेरेंट का क्या मतलब है बच्चों? कोहेरेंट का मतलब है नो फेज डिफरेंस, एक, या नंबर 2 कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मतलब लाइट के सोर्सेस में इनिशियली, शुरुआत में जब उसमें से लाइट निकल रही है तब या तो उनमें कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, या अगर है किसी वजह से तो जितना भी हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब समझ आया सबको? Yes. आइदर देयर शुड नॉट बी एनी फेज डिफरेंस इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग, हाँ, आगे चल के वो होने वाला है फेज डिफरेंस, आगे चल के लाइट अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। लेकिन बिल्कुल शुरुआत में जब लाइट सोर्सेस को छोड़ रही होगी, जब सोर्सेस से निकल रही होगी, तो हमें ऐसे सोर्सेस चाहिए जिनमें इनिशियली कोई फेज डिफरेंस No. नहीं है, या अगर है फेज डिफरेंस तो कैसा है? Constant. कांस्टेंट है, फ्लक्चुएट होने वाला नहीं चाहिए, फ्लक्चुएटिंग कंडीशन नहीं चाहिए हमको, एकदम स्ट्रिक्ट कंडीशन चाहिए। नंबर 3, द टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी इक्वली ब्राइट। लाइट के जो दोनों सोर्सेस हैं वो बिल्कुल सेम ब्राइटनेस के होने चाहिए ताकि कैंसलेशन सही तरीके से हो। नेक्स्ट, द टू सोर्सेस शुड बी नैरो। ये बड़े बड़े लाइट के फोकस लगाएंगे तो नहीं चलेगा। आपने यहाँ पर जो दो सोर्सेस यूज करने हैं वो कैसे होने चाहिए? बिल्कुल नैरो पॉइंट सोर्सेस, छोटे से सोर्सेस, या अगर लीनियर लेवल पर भी हैं तो एकदम पतले से होने चाहिए, उनकी थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए। नैरो, द टू सोर्सेस शुड बी नैरो। नेक्स्ट, द टू सोर्सेस शुड बी क्लोज टू ईच अदर। जारी बात है, हम छोटे छोटे सोर्सेस यूज कर रहे हैं, अब एक को ये कोने में रख दिया, दूसरे को वो कोने में रख दिया, तो लाइट ओवरलैप कब करेगी? तो हमको उनको क्लोज रखना है, बिल्कुल नजदीक रखना है। हार्डली 1 mm, 2 mm, 5 mm ऐसे छोटे से डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर ऐसे छोटे से डिस्टेंस पे हमने उसको मेंटेन करना है। ऐसा ना हो कि बहुत दूर दूर रख दिया। नेक्स्ट, जिस स्क्रीन पर हम ये सारा इंटरफेरेंस का सेक्शन ऑब्जर्व करने वाले हैं वो हमारे सोर्सेस से थोड़ा अच्छे से डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि लाइट को ओवरलैप करने का मौका मिले, लाइट के अंदर अच्छा खासा पाथ डिफरेंस डेवलप हो जाए। स्क्रीन सोर्सेस को एकदम नजदीक नहीं रखेंगे, स्क्रीन दूर रखेंगे। सोर्सेस नजदीक नजदीक रखेंगे और स्क्रीन दूर. दूर। सफिशिएंटली लार्ज, दूर का मतलब ऐसा नहीं 5 किलोमीटर पे रख दिया, सफिशिएंट डिस्टेंस, 2 मीटर्स, 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, ठीक, हाफ मीटर, लाइक दैट, इन सम मीटर्स। नेक्स्ट, द लाइट फ्रॉम द टू सोर्सेस मस्ट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा नहीं हो कि एक लाइट सोर्स इधर जा रही है, दूसरा लाइट सोर्स इधर जा रहा है, ओवरलैप कब करेंगे फिर अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी लाइट?
तो हमने लाइट को क्या करना है, दोनों को सेम सेम डायरेक्शन में भेजना है। हालांकि ये बड़ा फनी सा कंडीशन है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि लाइट सेम ही डायरेक्शन में जानी चाहिए, तभी ओवरलैप करेगी। नाउ द लास्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, कि दोनों सोर्सेज जो हैं वो इक्वली पोलराइज हों तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि अगर नहीं भी है तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर हैं इक्वली पोलराइज तो बहुत अच्छी बात है। परफेक्ट कैंसलेशन और परफेक्ट एडिशन हमको मिल सकता है अगर सेम पोलराइजेशन है तो। सो दीज आर द कंडीशंस। मैं फटाफट इन कंडीशंस को रिपीट करता हूं। नंबर 1, दोनों सोर्सेस होने चाहिए मोनोक्रोमैटिक। नंबर 2, दोनों सोर्सेस होने चाहिए कोहेरेंट। Number 3, the two sources should be equally bright. The two sources should be narrow. The two sources should be close to each other. The screen should be at a sufficiently large distance. The two sources should be equally polarized, and at last, the light from the two sources should be emitted, should be traveling in the same direction. मतलब ये सारी कंडीशंस जो है ना सोर्सेस के ही बारे में है, सारी की सारी सोर्सेस के बारे में। चलो मैं इसको स्क्रीन से हटा देता हूँ, फटाफट बता दें क्या क्या होना चाहिए। दोनों सोर्सेस मोनोक्रोमैटिक होने चाहिए, करेक्ट है ना? दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए, दोनों सोर्सेस इक्वली ब्राइट होने चाहिए, दोनों सोर्सेस नैरो होने चाहिए, दोनों सोर्सेस क्लोज टू ईच अदर होनी चाहिए। दोनों सोर्सेस अगर क्लोज हैं तो स्क्रीन सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस पे रखी जानी चाहिए। दोनों सोर्सेस से लाइट सेम निकलनी चाहिए, और लास्ट, दोनों सोर्सेस इक्वली पोलराइज्ड होने चाहिए। इन कंडीशंस को अगर हम मीट करते हैं तो हमें स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिल सकता है, एंड दीज कंडीशंस आर डिफिकल्ट टू मीट। आमतौर पर जो हम लाइट के बल्ब्स घर पे लगाते हैं, ये सारी सिचुएशंस उसमें फुलफिल नहीं हो पाती हैं। तो भले उसमें से लाइट निकलने के बाद ओवरलैप हो रही होंगी, लेकिन हमें कोई पैटर्न, कोई ब्राइट डार्क फॉर्मेशन बनता हुआ नजर नहीं आएगा। गेटिंग इट? नाउ वन मोर पॉइंट इज कमिंग इन माय माइंड, कि ये कोहेरेंट सोर्सेस हम कैसे बनाएं। तो इसके दो तरीके हम लोग सिलेबस में यूज करते हैं बच्चों। वैसे तो एक से ही हम लोग काम करेंगे, बट दो तरीके मेंशन किए गए हैं। पहला तरीका है कि वेवफ्रंट को ही डिवाइड कर लो, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट बोलते हैं हम इसको। भाई सीधे सीधे वेवफ्रंट को ही डिवाइड कर लो, मतलब एक ही सोर्स इस्तेमाल करो, उसपे से पहले जो वेवफ्रंट निकल रही है फिर उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो इन दोनों सोर्सेस में आने वाली लाइट एक्चुअली में एक ही सोर्स को बिलोंग करती है। देखो, यहां से मिलने वाली लाइट और यहां से मिलने वाली लाइट क्या दो अलग अलग सोर्सेस हैं क्या? नहीं, जरा पीछे जाके देखेंगे हम, सो दे जस्ट बिलोंग टू अ सिंगल सोर्स। तो जाहिर बात है ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट ही होंगे, क्योंकि ये दो अलग है ही नहीं, ये एक ही को बिलोंग करते हैं, खाली हमने वेवफ्रंट दो हिस्सों में डिवाइड कर दी। जरा इस एनिमेशन को देखें तो शायद आपको कुछ क्लिक हो। ये आप इसे, या बेटर है इसे देखें, नोटिस दिस। इसमें एक ही सोर्स है, यहां से अलग डिवीजन किया, यहां से अलग डिवीजन किया, फिर बाद में ये बाद में आगे चलने लगे और ओवरलैप हो गए। आपने देखा ये ब्राइट बनता गया और ये डार्क बनता गया ओवरलैपिंग के बाद। तो ये एक बढ़िया एग्जांपल है कोहेरेंट सोर्सेस का। इसी तरीके का एक और एनिमेशन है अपने पास, उसे भी आप देख लें। ये देखें, प्लेन वेवफ्रंट आ रही है, यहां टकरा के अलग हो गई, यहां टकरा के अलग हो गई। तो इसमें से निकलने वाली लाइट और इसमें से निकलने वाला लाइट क्या दो अलग अलग चीजें हैं क्या? नहीं, वो तो एक ही वेवफ्रंट के दो हिस्से हैं। आगे चल के ओवरलैप कर गए, ओवरलैप करने के बाद ब्राइट और डार्क बनने लग गया। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, इसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेस बनाने का सबसे सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है? आप किस चीज को डिवाइड कर दें? सीधे वेवफ्रंट को डिवाइड कर दें। एक और दूसरा तरीका है कि भाई हम एम्पलीट्यूड को डिवाइड करें। अब यहाँ थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, एम्पलीट्यूड को डिवाइड करने का क्या मतलब है? तो नॉट दैट बिग, लाइट को रिफ्लेक्ट करा के कहीं से ले आए, लाइट को जो है ना रिफ्लेक्ट करा के ले आए, किसी जगह से आप लाइट को रिफ्लेक्ट कराएं एंड देन फिर उसको यूज करें। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमको मिलेगी एज अ सोर्स, वहां से लाइट आती हुई नजर आएगी, तो लेकिन वो ओरिजिनल सोर्स नहीं होगा ना, वो एक यूज्ड सोर्स का रिफ्लेक्शन हम तक पहुंचेगा। तो ऐसे भी हम कोहेरेंट सोर्सेस को ऑब्टेन कर सकते हैं। मेनली अगर मैं दो अलग अलग सोर्सेस इस्तेमाल करूंगा ना, तो उनका कोहेरेंट होना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, एक ही सोर्स को इस तरीके से डिवाइड कर देंगे दो में,
कि हमको ऐसा लगे कि भाई लाइट दो तरफ से आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो एक ही चीज का हिस्सा होगी। तो उसे करने का तरीका ये हो सकता है कि या तो आप वेवफ्रंट को डिवाइड कर दें सीधे-सीधे, या फिर लाइट को कहीं मिरर से रिफ्लेक्ट करा के लाएं। जैसे ये लाइट जा रही है, इधर के मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर के मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, फिर आँख पे आई। अब इस आदमी की रेफरेंस में पूछा जाए तो वो बोलेगा यहाँ एक सोर्स है, यहाँ एक सोर्स है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये दोनों मिरर्स हैं, ये दोनों में से कोई भी ओरिजिनल सोर्स नहीं है, ओरिजिनल सोर्स कहीं यहाँ रखा हुआ है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि भाई लाइट को रिफ्लेक्ट करा के हम उसका कोहेरेंसी ऑब्टेन कर लें, या सीधे-सीधे वेवफ्रंट्स को डिवाइड करके हम उसकी कोहेरेंसी ऑब्टेन कर लें। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अगर हम इन कंडीशंस को मीट करते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस प्रॉपर्ली बना पाते हैं और ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, तो हम इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकली होता हुआ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब तक जो भी हमने सीखा वो सब थ्योरेटिकल ज़बानी जमा खर्च है, पेपर पे कैलकुलेशन है ये। प्रैक्टिकल लेवल पर इंटरफेरेंस के बारे में अभी तक हमने कोई बात नहीं की। होपफुली अगले लेक्चर में हम इससे शुरू करेंगे और वो होगा दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हिस्टोरिकली पहला एक्सपेरिमेंट जो इंटरफेरेंस को होता हुआ हमें बताएगा, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अगले लेक्चर में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसकी कंडीशंस पर बात करेंगे। ठीक है, रुक जाएं फिर। Yes, sir. ओके, चलिए रुक जाते हैं। आई होप मैंने गड़बड़ तो नहीं की, तेजी से तो नहीं बताया, सारी चीजें प्रॉपर्ली बता दी मैंने आपको। यस यस। Yes, sir. अच्छा, रिकॉर्ड अभी ऑफ नहीं हुआ है। ये